चैनल आपका ही अपना चैनल है, तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो रूट्स को इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन इसमें दो तीन तरीके से आता है। मैं आपको अभी बेसिक आइडिया देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ने वाले हो। एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोलेगा आपको √3 या √5 या फिर √7 ऐसा कुछ भी, √8 √2 को इरेशनल प्रूव करना है। इज इरेशनल, इसको प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है। और दूसरा तरह का जो क्वेश्चन होगा आपका, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, उसमें वो आपको बोलेगा कि 3 प्लस या √3 + 2 को इरेशनल कर दो, मतलब कुछ भी बोल देगा, इसमें कॉम्बिनेशन लगा देगा दो अलग अलग टर्म्स का। ठीक है, ऐसे बोल देगा या ऐसे बोल देगा 2 - √3 को कर दो या 2 + 3 √5 को कर दो, इसको इरेशनल प्रूव कर दो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका गारंटेड क्वेश्चन आपको आना ही आना है, गारंटेड आना ही आना है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो पहले मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं, ये फर्स्ट टाइप कि √3 जो है वो इरेशनल प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको, शो दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ बेसिक बातें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी होगी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको जड़ से एक एक बात ठीक से बताकर चलूंगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर ओवर हियर। तो ध्यान से बस आप मेरी बात सुनते रहना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सिर्फ जो भी कर रहे हो छोड़ दो, सिर्फ मेरी बात सुनना। क्वेश्चन नोट करने के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम ना दो मेथड होते हैं प्रूव करने के, है ना। तो हम एक इजी वाला मेथड लेके चल रहे हैं। लेट अस assume that √3 is rational। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है। अब √3 एक रैशनल नंबर है, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा बेटा कि √3 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम फ्रैक्शन यानी P/Q या फिर A/B इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में बस एक बात का ध्यान हमें रखना होता है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो हमारा आंसर बन जाएगा इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, है ना। तो वो तो रियल नंबर है ही नहीं। रियल नंबर वो होता है बेटा जो जिसको आप नंबर लाइन पे दिखा सको। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे? इंफिनिटी को, जिसकी वैल्यू ही नहीं आपको पता, जो अनगिनत है, जो आपको पता ही नहीं है, जो डिफाइंड ही नहीं है, उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, है ना। तो बेसिकली हम उसको अवॉइड करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। रैशनल नंबर नहीं बन सकता वो, है ना। वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा, उसकी लिमिट से ही बाहर चला गया। तो हम ये अवॉइड करेंगे कि नीचे 0 ना बने, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना बने। ठीक है, दो ही चीजें मैथ्स में मैं आपको टिप दूंगा, अभी भी याद रख लो कि रूट के अंदर नेगेटिव और डिनोमिनेटर के अंदर 0 हम अवॉइड करते हैं हमेशा हमेशा। जहां तक भी आप मैथ्स पढ़ने वाले हो, ये दो बातें ध्यान में रखना। रूट के अंदर नेगेटिव और डिनोमिनेटर के अंदर 0 हम अवॉइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। हम ये मान के चल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हर रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर डिनोमिनेटर यानी कि Q shall not be equal to 0। ठीक है, ये तो हो गई एक कंडीशन। यहां पे मैं दूसरी कंडीशन मान रहा हूं, also P and Q are co-prime। P and Q are co-prime numbers। अच्छा, co-prime नंबर कौन से होते हैं भैया? अब co-prime नंबर तो आपने बताया नहीं। देखो बेटा, co-prime नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 के इक्वल होता है, उन नंबर्स को हम को-प्राइम नंबर बोलते हैं। अब को-प्राइम कौन से होंगे? फटाफट से एग्जांपल बता दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको, जैसे 3,4, 3 और 4 इनका HCF 1 है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 मोस्टली जितने भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं वो को-प्राइम ही निकलेंगे। लेकिन
कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जो दूर दूर होते हैं, जैसे 7 और 11 ले लो, हाँ 7 और 11 ले लो, हाँ तो ये नंबर्स, या फिर 13 और 15 ले लिया, 13 17 ले लिया, 13 23 ले लिया, ऐसे सो ऑन नंबर्स जो है 13 18 ले लो, तो ये कोप्राइम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कोप्राइम, क्योंकि इनका HCF ही 1 है, कोई और कॉमन फैक्टर निकलेगा ही नहीं 1 के अलावा, तो HCF इसका 1 ही आ जाएगा। तो कोप्राइम वो नंबर होते हैं, ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स जिसका HCF 1 हो। और बेटा जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, दोनों प्राइम ना भी हो, फर्क नहीं पड़ता, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है देखकर। तो देखो अब इसके बाद, और ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये कोप्राइम क्यों माना मैंने, ये चीज भी एक्सप्लेन करता हूं कि कोप्राइम क्यों माना। कोप्राइम मानने के पीछे रीजन क्या था बेटा, देखो कोई भी नंबर है हमारा, है ना, कोई भी हमारी जो फ्रैक्शन है 4/3 मान लो, ये इसको ऐसे लिख लो 10/15 लिख रहा हूं, है तो ये भी फ्रैक्शन, 10/15 भी तो फ्रैक्शन है, लेकिन बेटा फ्रैक्शन तो है, रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये जो है फ्रैक्शन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप 10th क्लास में होगी, और फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है इसको रिड्यूस्ड करके शॉर्टेस्ट लोएस्ट फॉर्म में बनाना है आपको, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में इसको बनाना है। तो लोएस्ट फॉर्म में बनाने के लिए इसको लिखोगे 2/3, ठीक है। और जब भी किसी फ्रैक्शन को आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे ना, वो हमेशा जो नंबर आएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, वो पेयर हमेशा कोप्राइम होगा, हमेशा 110% वो कोप्राइम होने वाला है। अपनी तरफ से 10-15 फ्रैक्शन लिख के चेक कर लो, या तो वो पहले ही कोप्राइम होगा, अगर कटेगा तो कटने के बाद एंड में कोप्राइम आ जाएगा, ठीक है। या एक होल कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाएगी अगर नीचे वाला पूरा कट जाए तो, ठीक है, बाकी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि P और Q जो है कोप्राइम नंबर्स है, और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। ये मार्कर रुक गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, इसको ये लिख लो 3 is equal to P square upon Q square, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3Q square is equal to P square, है ना। अब यहाँ पे समझना मेरी बात, 2 मिनट और ध्यान दो। 3Q square से मल्टीप्लाई हो रहा है तो P आ रहा है, P square आ रहा है। 3 जो है Q square से मल्टीप्लाई हो रहा है तो P square आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 जो है वो P का फैक्टर है, P square का फैक्टर है। तो देखो मैं बोलता हूं कि 15 का फैक्टर है 3, 15 का फैक्टर है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 जो है उसको बनाने के लिए 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सोचो दिमाग में, 3 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 15 आएगा, है ना। 3 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो से मान लो 21 की बात कर रहा हूं मैं, 21 का फैक्टर 3 है। 3 कब फैक्टर होगा? जब 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और एग्जैक्टली 21 आ जाएगा। से 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह 3 को यहाँ पे हम Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और P स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, 3 is a factor of P square। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है, एडजस्ट कर लेना। 3 is a factor of P square लिखा मैंने, ठीक है। अब यहां से इसको ध्यान से देखोगे तो 3 is a factor of P भी हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रख लो अभी के लिए, अभी इसको प्रूव करवाने में ज्यादा टाइम चला जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो गया क्वेश्चन। 3 is a factor of P square, और जब एक नंबर P square का फैक्टर है तो वो P का भी फैक्टर होगा। मान लो अगर 36 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। समझे बात को? अगर 81 को डिवाइड कर रहा है कोई एक नंबर, 81 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है 81 को डिवाइड कर रहा है तो 3 उसके स्क्वायर रूट यानी 9 को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई एक नंबर जो है किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उसका भी फैक्टर होगा। क्लियर सी बात है ना। मतलब अगर ये 3 है सपोज यहाँ पर, और 6 into 6 को वो काट रहा है तो ऑब्वियसली सिर्फ 6 को भी तो काटेगा। अगर अकेला 6 होता तो उसको भी काट रहा होता ना ये, ठीक है। चलो 3 is a factor of P square और 3 is a factor of P, मतलब P बनाने के लिए 3 को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट 3C is equal to P, मतलब मैंने ये मान लिया कि 3 को एक नंबर से C नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हम P ऑब्टेन कर पा रहे, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। इसके बाद देखो बहुत थोड़ा सा रह गया, यहाँ देखो ध्यान से, बस हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, हाँ ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दी, फ्रॉम 1 and 2, सीधा ऐसे लिखा करो, कंफ्यूजन नहीं होगी। फ्रॉम 1 and 2 ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड तो 3Q स्क्वायर ही रह गई, राइट हैंड साइड बन गई 9C स्क्वायर। 9C स्क्वायर को 3C यहाँ पे पुट किया, 3C का होल स्क्वायर होगा। 3C के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9
सी स्क्वायर हो गया। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट होने लगेगा। 3 1 3, 3 3 9, कट गया। अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी का स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी का स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखो 3 को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है। 3 को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो 3 अगर क्यू स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 क्यू का भी फैक्टर होगा। 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। वही सेम बात जो यहां लिखी थी, वही सेम बात जो यहां लिखी थी वही यहां लिख दी, है ना। अब 3 क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर है, 3 क्यू का भी फैक्टर है, 3 पी स्क्वायर का भी फैक्टर है और 3 पी का भी फैक्टर है। अब 3 जो है वो पी और क्यू दोनों का फैक्टर हो गया, है ना। here 3 is a factor of p and q both. Here 3 is a factor of p and q both. 3 जो है दोनों p और q दोनों का फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या है? उनका कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा हो गया ना। कॉमन फैक्टर 1, HCF 1 नहीं आया, मतलब HCF 1 नहीं आया तो वो कोप्राइम नहीं है। HCF तो 3 आ गया क्योंकि 1 से बड़ा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया, 3 कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? P एंड Q हम लोग को thus P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, बस खत्म। यहां पे लिखेंगे और assumption was wrong, our assumption 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 was wrong, therefore root 3 is irrational। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कोप्राइम मानना जरूरी क्यों था। स्टार्टिंग में कोप्राइम मानना बहुत जरूरी था। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों को समझ आ गया वो बाकी क्वेश्चंस करो। रूट 5, रूट 7, रूट 2, रूट 8, ठीक है, रूट 6 कर सकते हो। सेम इसी तरीके से होंगे सारे के सारे, प्रैक्टिस करना आपने। अब देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने स्टार्टिंग में मान लिया जो भी नंबर है, यहाँ पर जो भी नंबर है उसको हम मान लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। अब वो अगर एक रैशनल नंबर है तो उसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में कुछ इस तरह लिखना है कि डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल ना आए और P और Q जो दो नंबर है वो आपस में कोप्राइम हो। कोप्राइम क्यों हमने भी देखा, कोप्राइम हो। अब हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड से रूट हट जाएगा, सिंपल नंबर आ जाएगा। जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर था उसको उठा के वहां मल्टीप्लाई कर दिया। जो डिनोमिनेटर में नंबर था उसको उठा के उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई करने का मतलब मकसद ये था कि हम ये बता सकें कि ये इसका फैक्टर है। 3 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 p का भी फैक्टर होगा। फिर वहां से एक नंबर ऑब्टेन कर लेना है, वहां से एक c नंबर ले आना है। c नंबर ले आना है। c नंबर क्या होगा कि 3 को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p आ रहा है, वो नंबर हमने c एज्यूम कर लिया। उसके बाद जब ये वैल्यू हमें पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p का स्क्वायर था तो 3c का होल स्क्वायर हो गया। 3c का होल स्क्वायर होने का मतलब क्या? वो 9c स्क्वायर हो गया। 3 से 9 कटा तो वो 3 बच गया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ जाएगा। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 जो है यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं 3 जो है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर है। 3 q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 q का भी फैक्टर होगा, है ना। 3 q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 q का भी फैक्टर होगा। अब 3 जब q और p दोनों का फैक्टर है इसका मतलब कोप्राइम नहीं हो सकते क्योंकि कोप्राइम वो नंबर है जिनका HCF 1 आता है। अब वो कोप्राइम नहीं है तो हमारी assumption ही गलत थी, हमारी सोच ही गलत थी। हमारी सोच गलत थी तो ये रैशनल की जगह इरैशनल हो जाएगा, खत्म बात। इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। प्रूव करना है शो दैट 3 + 2 √5 इज इरैशनल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन और सिंपल होता है, दोनों 2 मार्क्स में आता है ये, ठीक है। इसमें आपको ना बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली लेट अस अज्यूम, जो कहानी वहां पे पड़ेगी, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ये मान लो कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है बेटा। रैशनल है इसका मतलब क्या होगा? रैशनल है इसका मतलब क्या होगा? 3 + 2 √5 इज रैशनल, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q, है ना। अब p अपॉन q की फॉर्म में लिख लिया वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड
P and Q आर कोप्राइम, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, इन डालनी पड़ेगी इसके बाद। P and Q आर कोप्राइम है ना। अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आपकी मर्जी है, देखो इसको सिंपली आप कर सकते हो सॉल्व। 2√5 यहीं पे रहने दिया मैंने, है ना, इसको वहां ले गया, P plus Q minus 3 कर दिया, P plus Q minus 3 कर दिया, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, P minus 3Q upon Q, ये हो गया 2√5, इसको यहाँ नीचे लाएंगे 2 को, √5 is equal to P minus 3Q upon 2Q, ये चीज बनी। ध्यान से देखो, ये चीज बनी, ध्यान से देखो, ये चीज बनी, यहाँ तक सॉल्व करना है। सिंपल ट्रांसपोजिशन करिए, शिफ्टिंग करिए नंबर्स की, जो नॉर्मली आप करते हो। मैंने आपको पहले, अगर आपने मेरे से 9th क्लास पढ़ी होगी, वैसे तो नहीं पढ़ी क्योंकि वीडियोस ही नहीं स्टार्ट करी है, तो √5 जो है उसको, जो भी बेसिकली रूट वाली वैल्यूज है उनको एक्स की तरह ट्रीट किया करो, वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किया करो, वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किया करो रूट वाली वैल्यूज को। तो उससे होगा क्या कि ये देखो वेरिएबल्स को अकेला छोड़ते हो, तो इसको वहां ले जाओ, पहले 3 को वहां पटक दिया तो वहां पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया, फिर 2 को भी इधर ले आए, √5 को अकेला छोड़ दिया, √5 को अकेला छोड़ा तो हमें यहां से पता है बेटा कि P minus 3Q upon 2Q is a rational number, है ना, but we know √5 is a irrational number, √5 is an irrational number, है ना। तो सेम वही कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी, therefore our assumption was wrong, assumption की स्पेलिंग ASSUMPTION, assumption was wrong, therefore our assumption was wrong। तो √5 ये पूरा नंबर 3 + 2√5 is irrational। ये वाला क्वेश्चन जो है इजी होता है पिछले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन इजी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, नोट करो फटाफट से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सेम 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, एज सच कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो जरा क्या दिया हुआ है, 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है, सेम उसी तरीके से आप कर लोगे, मैं रफ आइडिया आपको दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस खुद करो। देखो 1/√2 है, इसको क्या करोगे, P/Q के इक्वल कर लोगे, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime। सेम उसी तरह आप इसको शिफ्टिंग करके कर सकते हो, डायरेक्टली शिफ्टिंग करके कर सकते हो, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी कर सकते हो, या फिर इसको शिफ्टिंग करोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, Q² हो जाएगा, है ना, Q² is equal to √2 हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, सिंपली ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्टिंग कर लो इसमें, ठीक है। बहुत सारी बातें लिख ली आपने, तो Q यहाँ लिख देता हूँ, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये आइडियाज ले लो। Q², इसको सिंपली कर रहा हूं मैं यहाँ पे, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime, P and Q are co-prime। अब P and Q co-prime है, इसका मतलब क्या है कि 1/√2 is equal to P/Q था, Q से मल्टीप्लाई, P से मल्टीप्लाई, तो Q is equal to √2P हो गया, P इधर नीचे आ गया, Q/P is equal to √2। अब ये तो रैशनल है ना, फ्रैक्शन बन रही है, लेकिन ये रैशनल है, तो हमारी असम्पशन गलत थी। सेम वही चीज जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम इसी तरह 7√5 है, 7√5 को भी आप रैशनल अज्यूम कर लोगे, A/B की फॉर्म में लिख लोगे, है ना। सेम उसी तरीके से होंगे आगे सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है। फिर इसके बाद सेम वही शिफ्टिंग, तो √5 को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, A/7B हो जाएगा। अब ये रैशनल था लेकिन ये इरेशनल है, सेम वही चीज जो लास्ट क्वेश्चन में लिखवाई, ठीक है, सेम वही लैंग्वेज रिपीट होगी। इसको ये क्वेश्चन तो सेम एग्जैक्ट वैसा ही है, 6 + √2 है ना, 6 + √2 है, 6 को उधर ले आके माइनस कर देंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, हाँ सॉल्व कर लेना, और उसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करें, क्योंकि यूनिट टेस्ट में कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं 3rd चैप्टर करवाओ, कुछ कह रहे हैं 2nd करवाओ, कुछ कह रहे हैं 4th करवाओ। तो जो चैप्टर आप बोलोगे हम वो कर देंगे सबसे पहले स्टार्ट, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे। तो मेक श्योर आप लोग कमेंट करो और बताओ मुझे, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा जो यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
मैं आपको यहाँ पर यूनिट टेस्ट ही प्रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ। और साइंस में अभी तक आप लोगों ने नहीं बताया कि कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं करना है। मुझे बताओ कि साइंस में कौन सा चैप्टर करवाना है, मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनानी स्टार्ट करूँ। ठीक है, जो चैप्टर करवाना है वो चैप्टर मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस भी करवाने को बोलोगे मैं साइंस भी करवाऊंगा, पूरी 10th करवाने को बोलोगे पूरी 10th में साइंस, पूरी 10th में मैथ्स दोनों कवर करवाता रहूंगा साथ के साथ। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला था 9th की वीडियो बनानी है, तो 9th की वीडियो आ जाएंगी, पहले 10th की वीडियो कंटिन्यूशन में आती रहे उसके बाद। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो के अंदर बने रहने के लिए। इतना ज्यादा प्यार आप दिखा रहे हो, प्लीज शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाओ, क्योंकि मेहनत लग रही है। आपने देखा ही होगा कि मतलब मैं पूरा दिन काम वगैरह करके आता हूँ। काम क्या, मेरा काम पढ़ाने का ही, टीचिंग ही करता हूँ, मैं ट्यूशन देता हूँ। तो ट्यूशन देने के बाद आके मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। तो रात हो चुकी है अभी तो फिलहाल, तो या कभी सुबह उठ के भी बनाता हूँ। तो मेरे एफर्ट्स की थोड़ी सी वैल्यू हो जाए ना, मतलब 15-20 स्टूडेंट्स भी हो गए ना देखने वाले, जो रेगुलर कमेंट करते हो, रेगुलर वीडियो देखते हो पूरी की पूरी, तो इंटरेक्टिव सा सेशन हो जाएगा ना, तो मजा आ जाएगा। तो एटलीस्ट 15 स्टूडेंट्स, 15 छोड़ो 10 करवा दो स्टूडेंट्स, बस 10 स्टूडेंट्स करवा दो टोटल, उतना काफी है मेरे। 10 स्टूडेंट्स हो गए ना, मैं रोज वीडियो आपके लिए बनाने लगूंगा। मोटिवेशन आनी चाहिए ना, मोटिवेशन, क्योंकि पिछली वीडियो के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो इसीलिए ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच स्टिल, अगर आप देख रहे हो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट।